नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पर। विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आर्थिक विश्लेषण के लिए कंप्यूटर अनुप्रयोग अर्थात कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर इकोनॉमिक्स एनालिसिस जो कि MA अर्थशास्त्र सेकंड सेमेस्टर का सेकंड प्रश्न पत्र है, इस वीडियो में हम लोग सेकंड यूनिट के इस भाग को कवर करने का प्रयास करेंगे। इसके पहले का ये जो भाग है हम अपने इसी पेपर के फर्स्ट भाग में आपको बता चुके हैं। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए हम लोग इस महत्वपूर्ण भाग को समझने का प्रयास करें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जिसमें माध्य, मध्यका और भूयष्टक, जिसे बहुलक भी कहा जाता है, इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप आंकड़ों के समूह के केंद्र या औसत मान को दर्शाते हैं, जिनमें मुख्य रूप से माध्य, जिसे मीन या एवरेज भी कहते हैं, मध्यका और बहुलक शामिल है। माध्य सभी मानों का योग करके संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। मध्यका क्रमबद्ध डेटा का मध्य मान होती है और बहुलक वह मान है जो सबसे अधिक बार आता है, जैसे 5, 10, 15, 15, 20 में माध्य 12, मध्यका 15 और बहुलक 15 है, जो डेटा के केंद्र को दर्शाते हैं। सबसे पहले हम माध्य को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। माध्य, जिसे औसत भी कहा जाता है, सभी अवलोकनों के योग को कुल अवलोकन की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। इसका जो फार्मूला है, माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग बटे अवलोकनों की संख्या। मान लीजिए आपके पास कुछ छात्रों के गणित के अंक है 20, 25, 30, 35 और 40। इस प्रकार से हमारे पास 5 विद्यार्थी हैं और उनके अंक इस प्रकार से हैं। सभी अंकों का योग हम इन सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे, जिनका कुल योग कितना आया, 150। कुल छात्रों की संख्या, जिसको हम अवलोकन या ऑब्जर्वेशन कहते हैं, बराबर 5। अब 150 में हमने 5 का भाग दे दिया तो हमें 30 प्राप्त हो गया। इस डेटा सेट का औसत या माध्य अंक 30 है। इस प्रकार हम बहुत ही आसानी से माध्य या मीन ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मध्यका की। मध्यका डेटा सेट का वह मध्य बिंदु है जब सभी संख्याओं या अवलोकनों को आरोही बढ़ते क्रम में या अवरोही घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इसका हम उदाहरण समझें। विषम संख्या के संदर्भ में अंकों का सेट 20, 25, 30, 35, 40 जो कि पहले से ही आरोही अर्थात बढ़ते क्रम में रखे हुए हैं। यहाँ कुल अवलोकन 5 है, जो कि एक विषम संख्या है। ठीक बीच वाला मान 30 है, जिसके दोनों ओर 2-2 मान है। अतः मध्यका बराबर 30 होगी। ये जो संख्या है वो 30 है, जो कि इधर भी 2 संख्याएं हैं और इधर भी 2 संख्याएं हैं, और बीच का होने के कारण हमारी जो मध्यका है वो 30 आएगी। एक और उदाहरण से हम इसे समझेंगे। जब संख्याएं सम हो, अंकों का एक और सेट 20, 25, 30, 35, 40, 45 जो कि आरोही क्रम में है। यहाँ कुल अवलोकन 6 है। कोई एक मध्य संख्या मान नहीं है, इसलिए हम 2 मध्य मानों 30 और 35 का औसत लेते हैं। अर्थात इन 2 संख्याओं को हम लोग जोड़ लेते हैं और इनका जोड़ आता है 65, और 65 में हम 2 संख्याओं का भाग देंगे, 1 और 2, तो 32.5 ये हमारी मध्यका निकलेगी जब संख्याएं सम होगी तो।
अब हम बात करते हैं बहुलक या भूयष्टक की, जिसे मोड कहते हैं। बहुलक वह मान है जो डेटा सेट में सबसे अधिक बार आता है, अर्थात जिसकी बारंबारता अधिक होती है। इसे उदाहरण से समझें। एक कक्षा के छात्रों द्वारा पहने गए जूतों के आकार का डेटा 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10, ये इस प्रकार से एक जूते का साइज है। इस डेटा में संख्या 8 सबसे अधिक, ये जो संख्या है सबसे अधिक अर्थात 3 बार आई है। इसका अर्थ है कि जिस संख्या की सबसे अधिक आवृत्ति हुई है, पुनरावृत्ति हुई है, वह हमारा बहुलक कहलाएगा। ये तीनों माप डेटा सेट के केंद्रीय स्थान को दर्शाते हैं, लेकिन अलग अलग तरीकों से और डेटा के प्रकार के आधार पर एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप अर्थात माध्य, मध्यका और बहुलक को समझने के पश्चात हम लोग अब बात करते हैं सहसंबंध विश्लेषण अर्थात कोरिलेशन एनालिसिस की। सहसंबंध का मतलब है कि दो चर एक दूसरे से कितने और किस हद तक जुड़े होते हैं, संबंधित होते हैं। अर्थात एक चर में परिवर्तन आने पर दूसरा कैसे प्रभावित होता है या कैसे बदलता है। जैसे धनात्मक सहसंबंध, एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ेगा, इसे हम धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। अर्थात अधिक पढ़ाई करने पर अधिक अंक, ये हो गया हमारा धनात्मक सहसंबंध। और ऋणात्मक सहसंबंध, एक बढ़ा तो दूसरा घटा, अर्थात अधिक व्यायाम करने से आपका वजन कम होता है। यह बताता है कि डेटा कैसे व्यवहार करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक कारण हो, जैसे कि गर्मी में आइसक्रीम की बिक्री और पानी की खपत का बढ़ना, दोनों का कारण मौसम है। हम थोड़ा सा सहसंबंध को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। गणित और सांख्यिकी में सहसंबंध एक सांख्यिकीय माप है जो यह बताता है कि दो चर एक साथ कितनी मजबूती से और किस दिशा में बदलते हैं। सहसंबंध के प्रकारों की बात करें तो पहला है धनात्मक सहसंबंध। जब एक चर बढ़ता है तो दूसरा चर भी बढ़ता है, और जब एक घटता है तो दूसरा चर भी घटता है, अर्थात दोनों एक ही दिशा में होते हैं। उसे हम धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए, आप जितना ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, आपके परीक्षा में उतने ही ज़्यादा अंक आने की संभावना होती है। दूसरा है ऋणात्मक सहसंबंध। जब एक चर बढ़ता है तो दूसरा चर घटता है, और इसके विपरीत जब एक चर घटता है तो दूसरा बढ़ता है, अर्थात दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं। उदाहरण के लिए, आप जितना ज़्यादा व्यायाम करते हैं, आपके शरीर से उतना ही ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है, अर्थात आपका वजन कम होता है। इसे हम कहते हैं ऋणात्मक सहसंबंध। शून्य सहसंबंध, जब दो चरों के बीच कोई स्पष्ट संबंध नहीं होता, अर्थात एक के बदलने से दूसरे पे कोई प्रभाव या असर नहीं होता, उसे हम शून्य सहसंबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए, किसी एक धातु और अधातु के गुणों में कोई संबंध नहीं होता। सहसंबंध गुणांक को किस प्रकार से हम लोग स्पष्ट कर सकते हैं? यह -1 और +1 के बीच की संख्या होती है। सहसंबंध गुणांक हमेशा -1 और +1 के बीच में होगा। +1 जो होता है वो धनात्मक सहसंबंध को स्पष्ट करता है, -1 जो है वो मजबूत ऋणात्मक सहसंबंध को स्पष्ट करता है, और जो 0 है वह कमजोर, अर्थात दोनों के बीच किसी प्रकार का सहसंबंध नहीं है, उसको स्पष्ट करता है। इसे हम उदाहरण से समझेंगे कि यहाँ पर मान लीजिए आपके पास छात्रों के अध्ययन के घंटों, जिसे हम इस कॉलम में दर्शा रहे हैं। ये वाला जो कॉलम है वो छात्र के अध्ययन के घंटे हैं,
कि वह कितने घंटे अध्ययन करता है और उनके अंकों जिससे हम कॉलम बी में दर्शाते हैं, कितने घंटे अध्ययन करता है और उसे कितने अंक प्राप्त होते हैं। ये हमारे पास एक्सेल शीट में कॉलम बने हुए हैं। इसके बाद जब आप एक्सेल शीट के किसी खाली सेल में कोर रिलेशन A2 A6 B2 B6 टाइप करेंगे और एक्सेल आपको बताएगा कि अध्ययन के घंटे और अंकों के बीच कैसा सहसंबंध है। देखिए आपके पास ये दो कॉलम है, इन दोनों कॉलम को जब सिलेक्ट करेंगे और खाली जो सेल है एक्सेल का वहाँ पर आप कोर रिलेशन A2 A6 B2 B6 अर्थात ये हमारा A है और ये हमारा B है। A2 मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये जो है वो क्या है A2 A6 और ये जो कॉलम है वो है B2 B6। इनको सिलेक्ट करके आप जैसे ही खाली सेल में कोरिलेशन और इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको एक्सेल शीट रिजल्ट दे देगी। ये देखिए यहाँ पर एक रिजल्ट आ गया है, जैसे अपने वो फार्मूला लगाया ये रिजल्ट आ गया है और जो रिजल्ट है वो है 0.9938 अर्थात बहुत ही मजबूत प्रकार का सहसंबंध बताया गया है, अर्थात अधिक अध्ययन करने से अधिक अंक प्राप्त होते हैं। सहसंबंध के पश्चात हम लोग बात करते हैं रैखिक प्रतिगमन की, जिसे अंग्रेजी में लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। रैखिक प्रतिगमन एक सांख्यिकी विधि है जो दो चरों के बीच संबंध बताती है, जिसमें एक स्वतंत्र चर होता है और दूसरा जो है वो आश्रित चर जिसे डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, जिसका लक्ष्य एक सीधी रेखा बनाकर भविष्यवाणी करना है। अर्थात रैखिक प्रतिगमन में हम लोग यह स्पष्ट करते हैं कि दोनों चर किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और उसके आधार पर भविष्य की रूपरेखा तैयार की जाती है। दूसरे शब्दों में रैखिक प्रतिगमन एक सांख्यिकी और मशीन लर्निंग तकनीक है जिसका उपयोग दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध को समझने और भविष्यवाणियाँ करने के लिए किया जाता है। सरल भाषा में यह एक सीधी रेखा के माध्यम से डेटा के पैटर्न को स्पष्ट करता है। रैखिक प्रतिगमन के संबंध में कुछ अवधारणाएं आपके समक्ष स्पष्ट करना चाहते हैं। नंबर 1, आश्रित चर किसे कहते हैं? वह चर जिसे हम प्रेडिक्ट या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यह स्वतंत्र चर पर निर्भर करता है, मतलब ये किसी पर आधारित है या आश्रित है। दूसरा है स्वतंत्र चर, वह चर जिसका उपयोग आश्रित चर को प्रेडिक्ट करने के लिए किया जाता है, मतलब एक आश्रित चर है और दूसरा स्वतंत्र चर है। इसका समीकरण इस प्रकार से दिया है y = mx + c, जहाँ पर y बराबर आश्रित चर जो आश्रित है उसे स्पष्ट करता है, जैसे कि बिक्री। m जो है रेखा का स्लोप बताता है कि x के बदलने पर y कितनी तेजी से बदलता है। x जो है वो स्वतंत्र चर है, इनपुट मान जैसे कि तापमान। c y इंटरसेप्ट वह बिंदु जहां रेखा y अक्ष को काटती है जब x आपका 0 होगा। रैखिक प्रतिगमन के उक्त सूत्र को हम इस उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक आइसक्रीम विक्रेता अपने पिछले कुछ दिनों के डेटा का उपयोग करके यह अनुमान लगाता है कि आने वाले दिनों में तापमान के आधार पर कितनी आइसक्रीम बिकेगी। अर्थात तापमान बढ़ने पर आइसक्रीम बिकेगी या स्थिर रहेगी या घटेगी, यह अनुमान लगाया जाता है, परिकल्पना की जाती है।
स्वतंत्र चर जिसे हम तापमान मान रहे हैं x के रूप में स्पष्ट करते हैं। आश्रित चर जिसे हम y मान रहे हैं अर्थात आइसक्रीम की बिक्री को हम लोग आश्रित चर मान रहे हैं, तापमान को स्वतंत्र चर मान रहे हैं। यह पिछले वर्षों का एक काल्पनिक डाटा है। 20 डिग्री सेल्सियस पर 200 आइसक्रीम बिकती है। तापमान बढ़ने पर अर्थात 25 डिग्री सेल्सियस होने पर 250 आइसक्रीम बिकी है और तापमान बढ़ने पर अर्थात 30 डिग्री तापमान पर 300 आइसक्रीम बिकती है। यहाँ पर पैटर्न बता रहा है कि 5 डिग्री तापमान बढ़ने पर 50 आइसक्रीम की बिक्री बढ़ जाती है। इस डेटा को एक ग्राफ पर प्लॉट करके विक्रेता एक सीधी रेखा खींचेगा जो सभी बिंदुओं के सबसे करीब होती है, जिसे लाइन ऑफ बेस्ट फिट कहते हैं। इस रेखा से पता चलता है कि जैसे जैसे तापमान 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, बिक्री में लगभग 50 आइसक्रीम की वृद्धि होती है। भविष्यवाणी, मान लीजिए विश्लेषण के बाद समीकरण जो हमारा यहाँ पर दिया है, यहाँ सरलता के लिए मान लेते हैं निकलता है। अब यदि मौसम विभाग 35 डिग्री सेल्सियस तापमान का अनुमान लगाता है तो विक्रेता भविष्यवाणी कर सकता है कि कितनी आइसक्रीम बिकेगी। यह हमारा सूत्र है। ये 10 काल्पनिक लिया है हमने, गुणित 35 जो कि डिग्री सेल्सियस तापमान को दर्शाता है, प्लस सी। तो 10 में 35 का गुणा किया तो 350 हो गया, प्लस सी। मान लीजिए सी की गणना के बाद अंतिम समीकरण y बराबर 10x प्लस 15 आता है तो सूत्र इस प्रकार से होगा 10 गुणित 35 प्लस 15 अर्थात 365। इस तरह लीनियर रिग्रेशन विक्रेता को तापमान के आधार पर अपने स्टॉक की योजना बनाने और बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। अब हम यहाँ पर MS एक्सेल शीट में रैखिक प्रतिगमन कैसे निकालेंगे इसे समझने का प्रयास करते हैं। MS एक्सेल में लीनियर रिग्रेशन करने के लिए आपको डाटा एनालिसिस टूल पैक एड इन का उपयोग करना होगा। यह टूल आपको आसानी से रिग्रेशन विश्लेषण करने और उसके परिणामों की व्याख्या करने में मदद करता है। एक उदाहरण ले लेते हम लोग। ऊंचाई और वजन के बीच संबंध बताइए। ये हमारे 2 चर है। मान लीजिए आपके पास 10 व्यक्तियों की ऊंचाई और वजन का आंकड़ा है और आप यह देखना चाहते हैं कि ऊंचाई वजन को कितना प्रभावित करती है। अर्थात यहाँ पर ऊंचाई स्वतंत्र चर है और वजन आश्रित चर है। यहाँ पर हमने 10 व्यक्तियों के ऊंचाई को स्पष्ट किया है स्वतंत्र चर x के रूप में। यहाँ पर हमने उन्हीं व्यक्तियों के वजन को स्पष्ट किया है आश्रित चर अर्थात y के रूप में। इन्हीं आंकड़ों को हमने यहाँ पर एक्सेल शीट में इंसर्ट कर दिया है। ये जो है x वो हाइट अर्थात ऊंचाई है और ये जो y है वो हमारा वजन है। अब आपको अपने एक्सेल रिबन के डाटा टैब में डाटा एनालिसिस का विकल्प दिखाई देगा। आपके पास जैसे एक्सेल शीट खुलती है, आप यहाँ पर सबसे पहले आता है फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा। डाटा को जैसे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे अंत में यहाँ पर आपके पास दिखेगा एक डाटा एनालिसिस। यहाँ पर कोने में आपके पास डेटा एनालिसिस का ऑप्शन दिखेगा। आपको इसको क्लिक करना है। आपके पास ये चीज़ें ऑलरेडी है, आपको इस पर क्लिक करना है। लीनियर रिग्रेशन विश्लेषण करें। अपने डाटा को 2 अलग अलग कॉलम में व्यवस्थित करें, एक ऊंचाई के लिए और एक वजन के लिए। डाटा टैब पर जाएं और डाटा एनालिसिस पर क्लिक करें जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया। उपलब्ध विश्लेषण टूल की सूची में से आपको रिग्रेशन को चुनना है और ओके पर
क्लिक करना है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर एक डाटा एनालिसिस का टूल है, ऑप्शन है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, जैसे आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके पास ये वाला बॉक्स खुलेगा, एक बॉक्स खुलेगा आपके पास, जिसमें विभिन्न प्रकार के टेस्ट रहेंगे। जहाँ पर आपको ये ब्लू दिख रहा है, ये रिग्रेशन लिखा हुआ है, इसको आपको क्लिक करना है और ओके पर क्लिक करना है। रिग्रेशन को सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रिग्रेशन पर क्लिक करके ओके करेंगे तो ये वाला एक फिर बॉक्स खुलेगा, जिसमें इनपुट वाई रेंज, एक्सपुट एक्स रेंज दी हुई है। इनपुट वाई रेंज जो कि वाई वाला भाग जिसमें हमने वजन को रखा है और उसका चयन करें तो आपके पास इस प्रकार का भाग दिखेगा। जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर कर्सर रखकर जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये वाला भाग आपको दिखेगा। इस प्रकार का डाटा आपके यहाँ पर दिखाई देगा इनपुट वाई रेंज में। इनपुट वाई रेंज ऊंचाई डाटा जिसे एक्स चर कहते हैं वाले कॉलम का चयन करें। जैसे ही आप यहाँ पर कर्सर रखेंगे, ये है इनपुट एक्स रेंज, जैसे आप यहाँ पर कर्सर रखेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये वाला जो भाग यहाँ पर आ जाएगा और आपको किस प्रकार से दिखाई देगा, ये यहाँ पर दिया हुआ है, इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। लेबल, यदि आपके डेटा में हेडर शामिल है तो इस चेक बॉक्स को चुनें। यहाँ पर लेबल दिया हुआ है, यदि आवश्यकता हो तो आप लेबल लगा सकते हैं, अन्यथा जरूरी नहीं है। आउटपुट रेंज, वह सेल चुनें जहां आप परिणाम देखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए +D+1 या एक नई वर्कशीट, यहाँ पर से आपको सिलेक्ट करना है कि आपको रिजल्ट कहाँ चाहिए। यहाँ पर पहला है भाग आउटपुट रेंज, दूसरा है न्यू वर्कशीट और तीसरा है न्यू वर्कबुक। आप 3 में से एक पे सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको रिजल्ट दिखाई देगा। अन्य विकल्पों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से चुनें और ओके पर क्लिक करें। परिणामों की व्याख्या, एक्सेल एक नई तालिका में विस्तृत सांख्यिकी परिणाम देगा। मुख्य परिणाम है ये, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको जहाँ पर रिजल्ट चाहिए उसको क्लिक करेंगे, नई वर्कबुक पे या नई वर्कशीट पे, तो इस प्रकार का आपके समक्ष एक भाग आ जाएगा नए एक्सेल शीट के रूप में, जो यहाँ पर इसके डाटा दिए हुए हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, r² बराबर 1 है और ये x वेरिएबल भी 1 है और हम इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। r² यह बताता है कि स्वतंत्र चर अर्थात ऊंचाई, आश्रित चर अर्थात वजन में कितनी भिन्नता की व्याख्या करता है। 1 के करीब r² का मतलब है कि मॉडल बहुत अच्छा है। हमारे रिजल्ट में भी 1 आया हुआ है, r² = 1 है। कोफिशिएंट इंटरसेप्ट, यह y अक्ष पर प्रतिच्छेदन बिंदु को दर्शाता है। x वेरिएबल 1 जो कि ऊंचाई है, यह ढलान का गुणांक है। यह दर्शाता है कि x चर में 1 इकाई परिवर्तन से y चर में कितना परिवर्तन होता है। इसे हम थोड़ा सा देखें यहाँ पर फिर से, ये आपका x वेरिएबल है और 1 आया है, मतलब इसमें 1 इकाई परिवर्तन होने पर y में कितना परिवर्तन होता है, यह हमें रैखिक प्रत्यपगमन से समझ में आता है। उदाहरण के परिणामों की व्याख्या जो कि काल्पनिक है हमारी, मान लीजिए कि r = 0.99 आया, जिसका अर्थ है कि 99% वजन की भिन्नता ऊंचाई से समझाई जा सकती है। यदि ऊंचाई का गुणांक 1 आया है तो इसका मतलब है कि ऊंचाई में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि होने से वजन में लगभग 1 किलोग्राम की वृद्धि होती है। आप इन गुणांकों का उपयोग करके एक रैखिक समीकरण बना सकते हैं, y = इंटरसेप्ट प्लस स्लोप इंटू x। इस प्रकार आप रैखिक
प्रतिगमन को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इस प्रकार हमने इस वीडियो में केंद्रीय माप की प्रवृत्ति अर्थात माध्य, मध्यका और बहुलक को समझा। इसके साथ ही हमने सहसंबंध गुणांकों को भी समझने का प्रयास किया। रैखिक प्रतिगमन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास किया है।